तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट की बात करेंगे। जिससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और मैं पहले ही बता दूं कि आपको अलग अलग बुक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ। ठीक है, अभी इस सीरीज के अंदर जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। लेकिन एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि जो रिवीजन है वो मस्ट है। रिवीजन क्या है? मस्ट है। इन क्वेश्चंस को दोबारा सोल्व करना जरूरी है। अदरवाइज देखिए, जो जितने फैक्ट मैं आपको बताता हूँ उतने फैक्ट का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को लेकर। परिकल्पना परीक्षण में परीक्षण का आकार और सार्थकता स्तर के मानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? परीक्षण आकार बराबर सार्थकता स्तर हो जाएगा, सिग्निफिकेंस लेवल हो जाएगा, जिसके अंदर आपका पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें दूसरे की, क्रांतिक क्षेत्र में जेड बराबर जेड इज ग्रेटर देन 3 के लिए बड़े प्रतिदर्श की स्थिति में सार्थकता स्तर होता है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 0.20। इसके ऊपर जेड का जो क्रांतिक मान है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 99.73%। ये द्वितरफा होगा। ठीक है, ये क्या होगा? द्वितरफा होगा। इसमें आप कुछ मान याद कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से। देखिए, इसमें अगर आप पूछेंगे 10% का तो -1.28 होता है, और अगर आपका राइट साइड से पूछेगा तो 1.28 होता है। लेकिन प्लस माइनस आपकी वैल्यू याद में रखनी है 1.65। ठीक है, यहीं पे अगर जेड की 5% पे पूछेगा तो वह प्लस माइनस 1.96% हो जाएगी। और ये जैसे जैसे कम होता जाएगा, 5% है ये, जैसे जैसे कम होता जाएगा ये वैल्यू जो है वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम 1% पे बात करें तो 2.33% है, और यहाँ पे माइनस का 2.33, प्लस का 2.33% है। जबकि हम राइट साइड में प्लस पॉजिटिव वैल्यू होती है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 2.58% हो जाएगा। तो ऐसे ही हम कम करते जाएंगे। जब आपका लेवल 0.27% पहुंचता है तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाती है? 9.73% पे आती है ये, क्योंकि ये तो यहाँ पे कितना है? 95% है, यहाँ पे 99% है, और यहाँ पे क्या है? 99.73% है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना, ये मान याद रखना आप लोग। ठीक है, बाकी चीज़, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आपको वन एक तरफा पूछेगा ना तब दिक्कत होगी, बिकॉज दोनों तरफा सबको याद होता है। जैसे 5% का वन प्लस माइनस 1.96% तो सभी को याद है। जब आपको एक तरफा पूछ ले, यानी लेफ्ट साइड का पूछ लेगा, तब आपको याद नहीं रहेगा कि माइनस का 1.6% 65 है या फिर प्लस का 0.65 है ना। तो ये राइट वाला हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा केयरफुली। ठीक है, कभी आप देखो, जैसे ऑप्शन देगा कि एक तरफा पूछेगा, जैसे बायां तरफ पूछ लिया तो आपको ऑप्शन में ये देगा 1.65% प्लस 1.65% और माइनस का 1.96% और प्लस का 1.96%। क्योंकि ये जो होता है प्लस माइनस, ये क्या होता है? दोनों तरफा होता है, जबकि ये क्या होता है? सिंगल सिंगल तरफा होता है। जब आपको लेफ्ट साइड का पूछा है तो माइनस का हो जाएगा ना। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना, वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। शून्य परिकल्पना के सत्य होते हुए उसे अस्वीकार कर दिया गया है, तो यह त्रुटि क्या होगी? तो ये कौन सी त्रुटि होगी? ये अल्फा त्रुटि होगी, यानी प्रथम प्रकार की त्रुटि होगी। इसमें भी आपको एक डायग्राम याद रखना है ताकि आप भूल ही नहीं पाओगे ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि शून्य परिकल्पना क्या है? शून्य परिकल्पना सत्य है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? शून्य परिकल्पना असत्य है, यानी झूठ है या गलत है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्वीकार करूंगा और यहाँ पे अस्वीकार। ठीक है, ये छोटी सी टेबल है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। जब शून्य परिकल्पना सत्य है और मैं स्वीकार कर लेता हूं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई सत्य है और स्वीकार भी कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप जो परिकल्पना शून्य जो आपकी है उसको मतलब असत्य है और उसने आप गलत है, मतलब फिर भी आपने स्वीकार किया, तब ये टाइप 2 एरर हो जाएगा या फिर बीटा त्रुटि होगी। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे
शून्य परिकल्पना सत्य है और यहाँ पे आपने अस्वीकार कर दिया, तब ये टाइप 1 एरर हो जाएगा, जो कि ज़्यादा सीरियस माना जाता है, अल्फा त्रुटि होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि शून्य परिकल्पना सत्य होते हुए भी हमने क्या करती, अस्वीकार करती, तो प्रथम प्रकार की त्रुटि होगी। यहाँ पे ये भी दे सकता है कि जो इनोसेंट है या फिर मतलब जिसने क्या है गुनहगार नहीं है उसको भी सजा दे दी है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, गुनहगार नहीं है उसको भी सजा दे दी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो उस चीज में भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। यहाँ पे देखिए जो शून्य परिकल्पना असत्य है उसको अस्वीकार कर देंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सही बात हो जाएगी ये तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह क्षेत्र जिसमें शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है, तो वो कौन सा होगा, आपका रीजन हो जाएगा एक्सेप्टेंस का, यानी आपका स्वीकरण क्षेत्र हो जाएगा। समष्टि माध्य के लिए, प्रतिदर्श माध्य की अभिन्नता के लिए समष्टि का प्रासामान्य होना चाहिए, तो आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध होना चाहिए। क्या बोला हुआ कि समष्टि के माध्य के लिए जो आपका प्रतिदर्श माध्य की जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, समष्टि का प्रासामान्य यानी आपका नॉर्मल होना पॉपुलेशन का, तो वो क्या है, आवश्यक भी है और पर्याप्त प्रतिबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बड़े प्रतिदर्श की स्थिति में परिमाप विचलन की सार्थकता परीक्षण के लिए परिमाप विचलन की त्रुटि क्या होगी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर पूछा हुआ है परिमाप विचलन के लिए, ठीक है। तो परिमाप विचलन के अलग अलग माप आते हैं, आप लोगों को भी पता है इस चीज का। तो इसमें कुछ कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, बस 2-4 फॉर्मूले आप याद कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारे स्टैंडर्ड एरर के अलग अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन फिर भी आपको मीन का याद रखना है कि आपका जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का क्या हो जाएगा, सैंपल एक्स बार, अगर आपका सैंपल का मीन का पूछेगा, ठीक है, ये पूछेगा, तब आपका फॉर्मूला क्या होगा, तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन बटे √n, ठीक है। अगर आपको सैंपल एसडी का पूछे, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि यहाँ पे हमें पूछा हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन बटे √2n हो जाएगा, या फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायर बटे 2n की होल स्क्वायर कर सकते हो, होल √ कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये भी सही है और इसमें ये भी सही है। बिकॉज क्यों सही है मैं बताता हूँ, देखिए इसमें नहीं, इसमें ये आएगा ना तभी ये सही होगा, ये वाला एक ही सही है। बिकॉज इसमें क्या है, √ नहीं दिया हुआ, और हम इसकी स्क्वायर करते हैं तो √ हटा सकते हैं। फिलहाल के लिए आप यही फॉर्मूला याद रखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन बटे √2n, ठीक है, ये आपका राइट फॉर्मूला है। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायर देता है तो 2n देता है, तो अब आपको होल √ देखना है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, माध्य का सैंपल एक्स बार का है, √ स्टैंडर्ड डेविएशन बटे √ ये जो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्थकता स्तर का चयन कब किया जाता है, जब आप परिकल्पनाओं को क्या करते हो, निर्दिष्ट करते हो, उस समय हम डिसाइड करते हैं कि आपकी नल हाइपोथेसिस क्या होगी और आपकी अल्टरनेटिव क्या होगी। टी परीक्षण के लिए उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि न्यायाधीश चुना जाता है, तो ये सामान्य आपकी समष्टि से चुना जाता है, अगर आप टी टेस्ट की बात करते हो तो, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये स्मॉल टेस्ट है, एक तो स्मॉल टेस्ट है, तो इसकी जो सैंपल साइज है वो 30 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो ये प्रासामान्य समष्टि से चुनता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 30 जाते जाते इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, इसका जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसके बाद क्या है, लार्ज सैंपल हम काम में लेते हैं, जैसे जेड हो गया आपका। काई वर्ग परीक्षण का सर्वप्रथम हेलमेट नामक गणितज्ञ ने प्रकाश डाला, किंतु 1900 में इसका विधिवत अध्ययन किया था। तो इसका जो कार्ल पियर्सन ने किया था कि 1875 के अंदर इसको जो सर्वप्रथम है हेलमेट नामक प्रकाश डाला था, हेलमेट नामक गणितज्ञ ने। फिर 1900 के अंदर इसका जो प्रतिपादन है वो कार्ल पियर्सन ने किया था। जिस परीक्षण में निरंतर तन के लिए येट्स सुधार प्रयोग किया जाता है, तो येट्स जो है 5, आपकी फ्रीक्वेंसी 5 से कम होने पर इसका येट्स जो है संशोधन किया जाता है काई वर्ग परीक्षण में। काई वर्ग परीक्षण की स्वतंत्र कोटि यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, R-1
और C-1, यानी रो में से एक घटाना है और कॉलम में से एक घटाना है। तो 3 और 5 है, 3 में से एक गया 2 और 5 में से एक गया तो 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जब आपको जेड की डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेगा तो आपका N-1 होगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टी के लिए स्वतंत्र कोटि यानी टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, N-1, दोनों का सेम ही होता है, जेड और टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसन सारणी के लिए कोष्टक की संगत पंक्ति योग 10 है और स्तंभ योग कॉलम योग कितना है, 30 है। कुल आवृत्ति आपकी 100 है। प्रत्याशित आवृत्ति पूछी है, तो एक्सपेक्टेड जो आपकी फ्रीक्वेंसी पूछी है, इसमें एक फॉर्मूला आता है, देखिए R/C होता है, जो आपका नंबर ऑफ कॉलम है और रो है, इनका मल्टीपल बटे क्या होता है, टोटल n होता है। तो R हमारे पास यहाँ पे क्या है, रो पंक्ति योग 10 है और कॉलम योग 30 है, बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 होता है, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। एफ बंटन का आविष्कार किसने किया था, GW स्नेडिकोर ने किया था, ठीक है। बाकी इसका जो नामकरण है, इसका जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका नामकरण R.A. फिशर ने दिया था, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए अगर पूछ ले तो। टी परीक्षण में सहसंबंध गुणांक R की सार्थकता जांच करने के लिए समग्र सहसंबंध गुणांक P के लिए शून्य परिकल्पना ली जाती है, P बराबर 0 ली जाती है, ठीक है। ऐसे आपके बहुत सारे फॉर्मूले हैं वैसे तो, ठीक है, इसमें, लेकिन आपको जो है प्रॉपर्टीज आपको ज्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज आपको ज्यादा ध्यान रखनी है। किस परीक्षण में निरंतरता के लिए गेट संशोधन प्रयुक्त किया जाता है, तो काई परीक्षण के लिए। हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस दी गई कि म्यू बराबर 0 के लिए टी परीक्षण लगाने हेतु निम्न में से कौन सा प्रतिबंध आवश्यक नहीं है, तो आपका समष्टि का प्रसरण आपके लिए ज्ञात हो, ये आपका लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन देखिए समान, देखिए अगर आप टी टेस्ट की बात करते हो, टी टेस्ट के अंदर एक तो चीज ये है कि आपका समष्टि सामान्य प्रसामान्य होना चाहिए और ये प्रतिदर्श यादृच्छिक से चुना जाना चाहिए और प्रतिदर्श माप छोटा होना चाहिए, यानी साइज छोटा होना चाहिए। आपको बताया N30 से बड़ा है तो फिर तो जेड लार्ज टेस्ट हम काम लेते हैं। जबकि हम एफ की बात करते हैं तो क्या है कि प्रतिदर्श के प्रसरण का अनुपात जो होता है, ठीक है, देखिए प्रतिदर्श के जो प्रसरण है का अनुपात क्या कहलाते हैं, एफ अनुपात कहलाते हैं, और इसी के आधार पर बनाया हुआ बंटन एफ बंटन कहलाता है। जबकि यहाँ पे हमें टी टेस्ट के लिए पूछा हुआ है, तो समष्टि प्रसरण ज्ञात हो ये ऐसा जरूरी नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबंध आवश्यक नहीं है। तो स्वतंत्र न्यायाधीशों जिनकी आकार क्रमशः 10 और 12 है की स्थिति माध्यों के अंतर की सार्थकता जांच के लिए स्वतंत्र कोटि क्या होगी। देखिए दो जो स्वतंत्र न्यायाधीश या आपके सैंपल होंगे और उनके आकार के बीच में सार्थकता डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पूछी जाएगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है वैसे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, N1 प्लस N2 माइनस क्या होगा, 2 होगा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। 10 प्लस 12 बराबर 22 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये थे जो आपके टी टेस्ट जेड टेस्ट के क्वेश्चन, ठीक है। इससे और जितने ज्यादा क्वेश्चन मुझे मिलेंगे वो सारे आपको करवा दूंगा मैं, आपको दिक्कत नहीं है। आगे सैम्पलिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास आप जरूर देखिएगा, सैम्पलिंग से रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।